हमारे साथ झंग से कॉलर मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयशा, ठीक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र। जी आयशा। जी मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत हार्ट टचिंग भी है, क्योंकि अभी मेरे वालिद का 15 दिन पहले ही डेमेंशिया की वजह से इंतकाल हुआ है, कोई सी मर्ज के। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी 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 वो 5 साल इसमें रहे, इसमें और बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट हो गए थे वो तो इस चीज़ के ना। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हम इसको क्या रोक नहीं सकते, इस फर्ज को आगे आने के लिए? बड़ा कंसर्न बेटी का सवाल है। हम रोक शायद नहीं सकते, लेकिन हम उसे अपनी कंपनी, अपने घर वालों के मदद के साथ उसकी प्रोग्रेशन को, जो बीमारी बढ़ रही है उसको डेफिनेटली बहुत कम कर सकते हैं। जी मैं इस बारे में ये ऐड करूँगा। देखें, जब हम डिमेंशिया, अल्जाइमर, फॉरगेटफुलनेस पे जो हम बात कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें देखना ये होता है कि इसमें ट्रीटेबल कौन सा है। All dementia are not untreatable. There are some dementia that are totally treatable and manageable to some extent. इसका मतलब है डिमेंशिया की टाइप्स हैं? जी हाँ, टाइप्स हैं। तो अब जो है, जैसे है किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, जी जी, उसमें भी डिमेंशिया होता है। अच्छा, उसके बाद में जिसको जैसे मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया की बात की मैडम ने, वो भी एक है। अगर आप उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, वो आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, खासतौर पे विटामिन B12 और फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली इट काजेज सम इश्यूज इन योर मेमोरी, रिटेंशन, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉलिंग। उसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ। अगर किसी को, जैसे मैडम ने जिक्र किया सर की चोट का, तो किसी को अगर सर की चोट लगी, और सम टाइम होता है कि जब आपकी एज ज़्यादा होती है जी जी, तो एंड द एज अबव द 50 and 60s minimum head trauma can lead to very serious side effects in the brain. हल्का सा कि अगर आपका दीवार के साथ कहीं सर लग गया, या पोते पोती ने किसी ने कोई सर पे कोई चीज़ मार दी, कोई धक्का दे दिया, तो ये मिनिमम ट्रामा भी ब्रेन के लिए सफिशिएंट होता है इंजरी करने के लिए। कभी कभी तो मिनिमम बिल्कुल ट्रॉमा ये भी होता है कि हम एकदम से कहीं से उठे, एकदम मुड़े, तो वो आप क्या ये भी इसमें आपका बैलेंस, दिमाग का बैलेंस भी आप ये तो आपके जो शरियाने हैं जो ब्रेन में ब्लड लेके जाती हैं, जो आपके वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये उसके सर्कुलेशन हो सकते हैं। और इसकी वजह डिफरेंट है। जो आपका सर्वाइकल होता है ना, सर्वाइकल के पीछे कॉचलिया भी हो सकता है। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि उसमें होता क्या है कि आपको ये सारी चीज़ों को देखना होता है, और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट को देखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि जो, जैसे खातून ने पहले फैसलाबाद ने बताया, अगर ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की दवा तो वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने लिख के दी है, लेकिन उसमें अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर हैं तो दे एग्रीवेट द डिमेंशिया। ओके, तो ये भी एक है कि सिलेक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वो बहुत जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स, selection of psychotropic drugs for depression. They are also very important and they are counterproductive in aggravating the dementia. सही। तो होना ये चाहिए कि आपको ये इनके ड्रग्स का पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को ज़्यादा करती हैं या उसके लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, मैं आसान अल्फाज में थोड़ा सा बता सकूं? जी। अच्छा, सबसे आसान अल्फाज में कि सबसे पहले तो ये मालूम करें कि डिमेंशिया है भी कि नहीं है। तो उसकी तशखीस, डायग्नोसिस, यानी माहिर नफ्सियात या न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, किसी से भी प्रॉपर कंसल्टेशन करें। बहुत आसान सा फार्मूला आपने जो बड़ी अच्छी बात की, जिस पे मैं मदीहा से भी बात करी थी कि हमें करना चाहिए। डिमेंशिया रिवर्सिबल नहीं है, इट्स इरिवर्सिबल। हाँ, हम इसकी प्रोग्रेशन को कैसे डिले कर सकते हैं, ये हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट बात भी हो सकती है। कुदरत के जितने फार्मूला हैं कि जी इस टाइम पे सोना है, आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, आपको नया कोई ना कोई चीज़ सीखनी चाहिए, कोई लैंग्वेज, कोई हुनर, पढ़ाई लिखाई, किताब पढ़ना और अच्छी यादों को याद करना, अपने लोगों के साथ बातचीत करना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपके डिमेंशिया के प्रोग्रेशन को रोकती हैं। और दूसरी बात ये कि आप
का जो क्रॉनिक जो डिजीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, चर्बी की बीमारी है, इन सब बीमारियों का सही तरीके से तशख़ीस करना, थायराइड का इशू है, नशे की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी आपकी याददाश्त को ख़राब कर रही होती हैं, जिसमें अल्कोहल का हमने जिक्र नहीं किया। शराब अब पाकिस्तान में लोग पी रहे हैं और अंदाज़ा नहीं होता उनको कि ये भी आगे जाके इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी वापस ये नहीं हो सकता इसके साथ जो याददाश्त की बीमारी है। स्मोकिंग पे तो हम बिल्कुल ही भूल गए। स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है याददाश्त को ख़राब करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को तो हम मेरे ख्याल से मैनेज कर सकते हैं। याददाश्त के अलावा ये तो दिमाग भी ख़राब करे। ऐसे ही है, ये जिन चीज़ों की आपने बात की तो दिमाग को भी बहुत का एक सिगरेट आपकी जहन की सारी सेटिंग को ऊपर नीचे कर सकता है। दैट डिपेंड्स। अब तो ये वेप आ गए हैं, मैं बच्चों को देख रही हूँ 18 साल तो खैर अब ये बड़ी एज मुझे लगती है, 13-14 साल के बच्चों के बैग में से वेप्स निकल रहे हैं। तो अब ये अगर फॉर्म आ गई है, फिर घर में बड़े आराम से माँ बाप भी बच्चों को अलाउ कर देते कि उनके साथ बैठ के शीशा पिए। सो आई होप कि ये तमाम तो चीज़ें जो नींद बहुत ज़रूरी है मदीहा, नींद बहुत ज़रूरी है कि मेलाटोनिन ही नहीं रिलीज़ होगा जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन को बिठाने में हेल्प कर रहा है, जो बॉडी को रिपेयर कर रहा है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा रहा है। अगर वो केमिकल ही नहीं बन रहा हमारा, तो फिर तो हर चीज़ वक्त से पहले ही हो रही है ना। अब जैसे इतना अच्छा ये कह रही हैं कि जी इन्होंने निटिंग शुरू कर दी और इन्होंने अपनी किसी से बात की, खाना बना ली या फ़ोन पे बातचीत कर ली, अपने आप को इंगेज करें अच्छी चीज़ों के साथ। ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, हम क्यों 65 तक वेट करें कि डिमेंशिया हो। मेलाटोनिन की जो रुकावटें हैं, क्या उसमें कोई रुकावट देर तक मोबाइल देखना है? ये भी है। अच्छा, the blue light is the biggest source of क्योंकि आप जब आप सनस्क्रीन वगैरह खरीद रहे होते हैं ना, तो उसमें आ रहा था ना जैसे कि सन की लाइट, तो उसमें ये भी लिखा होता है कि ब्लू लाइट से भी आपकी स्किन को जो है प्रोटेक्शन देगी। अब सनस्क्रीन पे ये भी लिखे हुआ आ रहा है। लुबना हमारे साथ कॉलर मौजूद है मेरे शहर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रही हूँ लाहौर से। आप सबके मेहमानों को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आगा साहब को देखे बहुत ही खुशी हुई मुझे। और 90s में मैं सऊदी अरब में थी, मैं और आगा साहब की कैसेट जो है ना, बाकायदा मेरे पास एक कतार थी, इतने में रिकॉर्ड करती थी और अपनी फ्रेंड्स मेरी लेती थी। वाओ, क्योंकि अब तो हम जिस दौर में, आप समझ लें ग्लोबल दौर में, हर चीज आपकी मुट्ठी में है। तो वो चीजें अब मैं देख रही हूँ, लोग अब बता रहे हैं जी। इतनी हर्बलिस्ट और इतनी चीजें अब आ रही है जो मैं आगा साहब का देख चुकी हूँ। अच्छा, एक और चीज मदिया, आप ना अल्जाइमर और डिमेंशिया का फर्क इनसे कहें, लोगों को जरूर बताएं। जी, मेरी मदर की डेथ जो हुई है तकरीबन 2 साल पहले, वो डिमेंशिया से हुई है। ओके। वो और मेरे अब्बू ने 85 साल तक सिगरेट पिए, उनको कोई बीमारी नहीं थी। मेरी अम्मी ने कुछ नहीं इस तरह की चीज भी, लेकिन वो डिमेंशिया में चली गई। अब वो पैसिव स्मोकर थी ना, क्योंकि अब्बा सिगरेट पीते थे, तो वो जो नहीं हुई, वो जो नहीं असल में होता पता क्या है, मैं मना कर अपने घर में भी जो अगर सिर्फ सिगरेट पे, मैं से कहती हूँ देखिए आप सिगरेट पीते हैं ना, आप तो धुआं बाहर फेंक देते हैं, सामने मैं हूँ, बच्चा है, वो हम इनहेल कर रहे हैं। मेरे नेबर सिगरेट पीते, मेरे घर में धुआं आता है कि उनके घर में धुआं ना जाए। जी आप मैं आपको बताऊँ वाकई देखिए, वो एक जो जरूरी नहीं कि पैसिव स्मोकर जो वो स्मोकिंग पीता है, आपके घर में अगर आपका मियाँ आप सिगरेट पीता है, आपका भाई पीता है, आपके अब्बू, जो बच्चे बैठे हुए हैं। शौक जो है मदिया गार्डनिंग में लगाया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सऊदी अरब से आके डिस्टर्ब हुई थी, तो मैं फिर गार्डनिंग में चली गई। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये। और आगा साहब से कहिएगा कि जरूर टीवी पे किसी चैनल पे लाजमी आया करें कि आपके जो मशवरे होते हैं इंतहाई मुफीद। मैं लुबना जी बड़ी मुश्किल से हम आगा साहब को लेकर आते हैं। आगा साहब अभी इतने बिजी हो गए हैं कि आगा साहब नहीं आते हैं, वरना खैर दे। मैं तो 90s से इनके कैसेट जमा कर रही थी, अब तो ये आपको पता है यूट्यूब एवरीथिंग बिल्कुल दिखा रहा है। जबरदस्त बहुत शुक्रिया का। अच्छा मैं बताऊँ आगा साहब, मैं अपनी मैं एक ट्रॉमा में हूँ, मेरे लिए कोशिश दुआ कीजिएगा कि मैं अल्लाह ताला उस ट्रॉमा से निकाल। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क्योंकि द ग्रीफ इज सो रियल कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बड़ी मुकम्मल की होती है, लेकिन ज़िंदगी में कोई ना ट्रॉमा ग्रीफ्स होते हैं। मैं आपको बताऊँ आज से ना चंद साल पहले जब मैं समा पे ही थी, क्योंकि दरमियान में मैं कहीं और चली गई, दैन मैं वापस अपने इस घर आ गई, तो सुबह हम रमज़ान की जब ट्रांसमिशन कर रहे होते थे, सहरी का टाइम था, तो मुझे ना नींद की वजह से मुझे हमेशा से नींद का इशू है, मैं सो नहीं पाती। लेकिन फिर दरमियान में विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ब्रेन के साथ इतना कुछ हो जाता है कि आपको नींद आनी खत्म हो जाती, तो मैं ना मुझे पानी पीना भूल जाती थी, जैसे मेरा रोज़ा। फिर आगा साहब, क्योंकि तबियत नबी का हमारा सेगमेंट होता, तो आगा साहब मुझे याद कर देते, आप सब छोड़ें, आप अभी पानी पिए बेटे, अभी आप पानी पिए। फिर आप कहती मैं पानी पीना भूल गई। तो ये भी मेरे साथ मसला होता था कि मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, कोई मुझसे पूछे मैं नहीं। तो ये अगर मैं आज से सोचे 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो अब मेरी क्या सिचुएशन होगी आप ये बताएं। तो अब और अल्लाह की कसम मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हाँ, लेकिन वो जैसे बात की ना कि उनकी अम्मी की डेथ हुई
अल्लाह और उन्होंने कहा कभी कोई वो आपने बिल्कुल सही वजाहत की, पैसिव। हाँ, पैसिव स्मोकर्स। हाँ, ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो एक शख्स सिगरेट पी रहा है वो अपनी मर्जी से पी रहा है, लेकिन उसके करीब के लोग जितने मुतासर हो रहे हैं शायद उससे ज़्यादा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा वो इनहेल करे ना। मुझे ये बताएं, डिमेंशिया से लोगों की डेथ हो जाती है? पहली दफा सुना। नहीं होती है, अगर बहुत ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ, डिमेंशिया में सबसे बड़ा जो वजह होती है वो कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, और उसके बाद फिर जो डिलीरियम का मैंने जिक्र किया था। अगर ऐसे पेशेंट्स जो अपना ख्याल ना रख पा रहे हों, घर वाले भी इग्नोर कर रहे हों, खाना पीना छोड़ देते हैं, खाते नहीं, मुंह बंद कर देते हैं, नवाला मुंह में रख के, अच्छा उसकी वजह से होता है क्या? मैंने अपनी के साथ देखा है सब कुछ। सो ये जब उनकी, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन यूके, साइकेट्रिस्ट है, वो जियरेटिक साइकेट्रिस्ट हैं, तो ये लोग तो घर जाके जियरेटिक पेशेंट्स को ओल्ड एज को देख रहे होते हैं, तो 4-5 सवालात वो कहती हैं हम ज़रूर पूछते हैं कि इन्होंने खाया ठीक, पानी सही पिया, रात की नींद ठीक की, क्योंकि सन डाउनिंग इफेक्ट होता है कि शाम जैसे होने लगती है ये इनकी इरिटेशन, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने जिक्र किया था डिलीरियम का, कि जब आपको लगे कि इनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा या कन्फ्यूजन, या अपनी जगह को पहचान नहीं रहे, लोगों को पहचान नहीं रहे, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें इनकी जिस्म में कोई ना कोई कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर आप प्रोलॉन्ग उनको छोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स, मैंने जैसे कहा 2 मोशंस काफ़ी हैं या 2 उल्टियाँ काफ़ी हैं डिलीरियम में जाने के लिए, तो डेथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अच्छा, तो इसलिए शुरू के अलामात पे नज़र रखना है। कम होती है लेकिन होती है, डेथ हो जाती है इसमें। आपके बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैं हूँ, मैं बाद कहते हैं ना थूक जैसे होती थूक, तो वो मैं निगलना भूल जाती, जैसे मेरे मुंह में आया कुछ तो मैं कैसे करके उसको अंदर लूँ या थूकूं, वो दोनों चीज़ें मुझसे डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो मैकेनिज्म भूल जाती है कि उसको करना क्या, ऐसा नहीं कि निगलना भूल जाती है, उसको करना कैसे है ये भूल जाती है। ये भूल जाती है कि बाद कहते हैं ना यहाँ आके जैसे कोई चीज़ मुँह में है तो मैं निगलना भूल गई या थूकना भूल गई, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। काफ़ी देर के बाद फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर कभी नाक पकड़ लेती हूँ अपनी, ताकि सांस बंद करूंगी तो अंदर हो जाएगा। आप मुझे बात बताएं, आपने अपना लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा किया था अभी? क्या चीज़? अभी लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा किया था अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट? ड्रामा जो लास्ट अभी कर रही हूँ, अभी कर। कभी आप सोचो कि आपकी चीजें उसमें कोई डायलॉग, उसमें कुछ भी नहीं होता, तो ये आपकी याद हो जाते हैं सब कुछ, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज है जो आप मेंटल एक्सरसाइज आप करें, विच इज गुड, क्योंकि आप रिटायरमेंट नहीं ले रही। हमारे साथ कॉलर एक और मौजूद हैं, कौन जी? आप अस्सलाम वालेकुम जी, शाहीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आ रही हैं और ऐसी ऐसी चीजें मालूमात हमारी इजाफा होता है कि बस बता नहीं सकती। आपका प्रोग्राम देखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। बहुत शुक्रिया। हम भी यकीन माने आपके साथ साथ हम भी सीख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पता चल रहा होता है। आप जो क्वेश्चन कर रही होती है ना वो हमारी जुबान पर होता है, ज़हन में चल रहा होता है, आप करती है ना, हम आपको दुआएं देते हैं। आई देखा ना, आपके मेरे दिल के राह है। हाँ दिल कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। हाँ जी, यही बात है। और हकीम साहब से ये भी पूछना चाह रही हूँ कि अभी जैसे हमारे घर के अफराद हैं जो मतलब 60 या 50 से क्रॉस कर रहे हैं, तो उन सब में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भी कोई एक्सरसाइज इसके मामले में या कोई दवा या कोई ऐसा नुस्खा है तो वो भी बताते जाए हमें। और हकीम साहब आपने कहा बहुत मसरूफ होते हैं, क्या वो कोई बुक वगैरह लिखते हैं तो हमें जरूर बताएं। बिल्कुल हकीम साहब, मैं देख रही हूँ कुछ चीजें वहाँ पे पड़ी हैं। ये देखा, ये अब आप खवातीनो हजरात, इससे बड़ी लाइव एग्जाम्पल क्या हो सकती है? मैं अभी एकदम देख रही हूँ, मैंने कहा कुछ चीजें पड़ी है, तो मैं हकीम साहब से वाकई पूछती हूँ। अच्छा वो लास्ट, ठीक है लास्ट सेगमेंट जाके पूछेंगे, लेकिन भाई ये है सिचुएशन, अब क्या करें हमारे यंग लोग। मैं और अक्सर बच्चे मैं देखती हूँ वो बहुत स्ट्रगल करते हैं जब वो, क्योंकि जब अच्छा वाला याद करके जाते हैं और जब उनको लिखना होता है जवाब में इम्तिहान में, वो भूल जाते हैं, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। इस प्रेजेंस ऑफ माइंड को बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे तमाम चीज़ों के हवाले से। लेकिन जो बुनियादी चीज़, जैसे इन्होंने सवाल किया, इससे पहले खातून ने सवाल किया कि 4-5 इस उम्र के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया ना कि खुदा के लिए उनकी सही डायग्नोसिस कराइए, जो डॉक्टरों को दिखा करके उन तमाम चीज़ों की डायग्नोसिस होगी उसको
फॉलो कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि आपका रवैया उनके साथ क्या होना चाहिए, ये एक बहुत अलग टॉपिक है कि ऐसे पेशेंट के साथ लोगों का रवैया क्या होना चाहिए, कितना उनको कोऑपरेटिव होना चाहिए उनके साथ, उन्हें बीमार समझने के बावजूद उन पर इसका इजहार न करना कि आप बीमार हैं। इसलिए कि अगर आपने उनके सामने ये इजहार किया कि आप नफ्सियाती मरीज हैं, हमारे लिए तो बम फट जाएगा ना, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हम लोग तो ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए उनके साथ जो आपका रवैया है वो क्या होगा। आमतौर पर मैं देखता हूँ कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी हॉबीज 2 होती हैं। नंबर 1 नमाज पढ़ना, नंबर 2 गार्डनिंग करना। अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं या वो कहीं तफसीर पढ़ रहे हैं या वो कुरान की तरफ आ गए हैं तो खुदा के लिए उन्हें वहाँ रहने दीजिए। उसकी वजह है कि ये वो चीज़ है जो उन्हें कंसंट्रेट रखेगी, अपनी मरकूजियत हासिल करेगी ताकि उनका ब्रेन बिजी रहे। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ब्रेन को बिजी रखें, मेरा ख्याल है ये वो तरीका है जिसको उनको खुद एक्सेप्टेंस आ जाएगी। दूसरी बात जो है वो ये कि अगर वो सुबह के वक्त निकलते हैं खुदा के लिए उन्हें निकलने दीजिए। इसलिए कि नमाज पढ़ने के बाद अगर वो वापस आ रहे हैं तो निकलते हुए सूरज की रोशनी जितना विटामिन डी रखती है इतना दुनिया में कोई और जगह नहीं रखती। दूसरी बात, एक मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी को हमारे यहाँ जॉन्डिस हो जाता है तो सारी दुनिया कहती है कि निकलते हुए सूरज की रोशनी दिखाओ। तो निकलते हुए सूरज की रोशनी आके आपसे आपकी उम्र नहीं पूछती, आपके लिवर केमिकल्स को बेहतर करती है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ उनके लाइफस्टाइल ये होता है कि वो सारी रात जागते हैं और अब तो क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में वो जब सारा दिन सोते हैं तो जो रोशनी है वो तो निकल जाती है दिन की और वो रोशनी उनको एंटी डिप्रेसेंट भी है जी। क्योंकि एक टाइम होता था, एक पुराने ज़माने में लोग सूरज को पूछते थे बिकॉज इट यूज्ड टू गिव देम एनर्जी। तो ये जो रोशनी है इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है सुबह की। आपने अभी फरमाया था ना कि वो रात के बाद लोगों को बीमारी बढ़ती है। Yes. वेदा में एक चीज हमेशा से मशहूर है कि डूबते हुए सूरज को दिखाना आपके केमिकल्स को बेहतर करता है। हम आज उसे मेलाटोनिन का नाम लेते हैं लेकिन हकीकत ये है कि डूबते हुए सूरज को देखने से आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। और बहुत से लोग डूबते हुए सूरज के टाइम पे भी सो रहे होते हैं। मतलब ये सिचुएशन मुझे याद है बचपन में अम्मी हमेशा कहती थी कि इस टाइम पे नहीं सोना, ये बड़ा नहुस का टाइम है, दिमाग आपका सो जाता है। वो लोग होते हैं जो निकलते हुए सूरज के वक्त जाग रहे होते हैं। अच्छा, ये आप सब ये डिमेंशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है सनडाउन इफेक्ट। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस रफाकत इस्लामाबाद जी। मिसेस रफाकत कैसी हैं आप? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहिबा से ये पूछना था कि मेरी वालदा की डेथ हुई है 2 साल पहले। जी जी। उनको पार्किंसंस डिजीज थी। ओके। तो क्या ये आगे इनहेरिटेड होके बच्चों में आने के कितने चांसेस होते हैं और इससे बचने के लिए अगर कोई ऐसा सलाह अमल है तो बताएं। अच्छा जी, पार्किंसंस अब तो सब जेनेटिक बीमारियां, जीनियाती अमल तो हर जगह मौजूद है और पार्किंसंस की वजह से भी डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है। और पार्किंसंस जरा बता दीजिए उनको कैसे। हाँ, पार्किंसंस तो बिल्कुल एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन ये कि इसमें भी आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कि कोई ब्रेन को कोई चोट ना लगे इसमें। और चूंकि ये मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड है, आपकी आप एकदम खड़े खड़े गिर जाएंगे, आप लर्जा होने लगता है, आपकी बॉडी का बैलेंस आउट हो जाता है, बॉडी में बैलेंस आउट हो जाता है। जी जी। देखिए, जो आपका सवाल है ना ये साइकोलॉजिकली बड़ा खतरनाक सवाल है। आपने कहा ये जेनेटिक है, मेरे बच्चों को तो नहीं होगा। हाँ। अब एक माँ का टेंशन कितना है। हाँ। मेरी दरख्वास्त ये है कि उन बच्चों को डिसिप्लिन जिंदगी गुजारने पे उस आमादा कीजिए, उनको सही वक्त पर सोने की को अलाउ कीजिए, सोएं, अपनी नींद पूरी करें, अपनी एक्टिविटी को हमेशा ब्रेन एक्टिविटी को बेहतर करें। शायद आप इस तमाम बीमारी को उनके जीन में होने के बावजूद अवॉइड कर सकें। बिल्कुल, लाइफ जैसे आजकल एपिजेनेटिक्स की बात होती है क्योंकि इसमें केमिकल इम्बैलेंस है। ऑफ कोर्स आपका जो केमिकल मादा है वो अप एंड डाउन होता है, डिस्टर्ब होता है। तो जैसे आगा साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है ना वो हर बीमारी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। डॉक्टर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक